नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा है, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसे कि आपको पता है, मैं डेली आपको लूसेंट के 50 क्वेश्चन करवाता हूं और ये हिस्ट्री के रहते हैं। और एकदम इस लूसेंट का निचोड़ है, जो प्रश्न रहते हैं लूसेंट का निचोड़ है। ठीक है, तो आज के इस क्रम में हमारे ये वीडियो नंबर 5 है। ठीक है, 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। सॉरी, 5 वीडियो, ये आज हमारा वीडियो नंबर 6 है। ठीक है, तो आज का हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन समाचार पत्र महात्मा गांधी द्वारा स्थापित किया गया था। तो कौन सा जो समाचार पत्र, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, तो कौन सा जो महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो इंडियन ओपिनियन किया गया था। कौन सा इंडियन ओपिनियन, दो हमारे यहाँ से सही उत्तर होगा। अब देखिए, कुछ महत्वपूर्ण जो समाचार पत्र हैं, जो कि यहाँ से प्रश्न अधिकतर जो देखने को मिलते हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ से करवा रहा हूँ। ठीक है, देखिए, पहला यंग इंडिया, तो पहला समाचार पत्र है यंग इंडिया। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा यंग इंडिया को किसने प्रकाशित किया। ये साप्ताहिक था, दैनिक था। देखिए, साप्ताहिक का मतलब होता है जो सप्ताह में एक बार आता हो, यानी संडे टू संडे, यानी कि 1 वीक में एक बार साप्ताहिक है। दैनिक उसे कहते हैं जो दिन रोज आता हो, जैसे कि अमर उजाला है, दैनिक जागरण डेली आता है, सुबह सुबह आप अगर पेपर लगवाए हो तो डेली आता है, वो दैनिक कहते हैं। मासिक उसे कहते हैं जो महीने में एक बार आता हो। अर्धवार्षिक जो यानी कि 6 महीने में एक बार आता हो। वार्षिक जो 1 साल में एक बार आता हो। ठीक है, तो जो यंग इंडिया पेपर था, ये साप्ताहिक पत्र था, अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाला साप्ताहिक पत्र था। तो ये इंग्लिश में आता था। ठीक है, इसकी शुरुआत 1919 में हुई थी और इसका प्रकाशन साल 1931 तक चला, यानी कि 1919 से हुई और 1931 तक ये चला। ठीक है, ये आपको याद नहीं रखना है, ये पहली लाइन आपको याद रखना है, ये इंग्लिश का था। ठीक है, इस पत्रिका में गांधी जी ने कई उद्धरण लिखे थे। इस पत्रिका के विचार उन्होंने अहिंसा के जरिए आंदोलन को अपने प्रचार प्रसार करने के लिए मतलब किया था। अगला दूसरा इंडियन ओपिनियन, जो मैंने बताया, जो गांधी जी का जिन था। ठीक है, तो ये साप्ताहिक समाचार पत्र था, ये भी साप्ताहिक, यानी कि एक हफ्ते में एक बार आता था। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के डरबन में प्रकाशित होता था। तो यहाँ से ये महत्वपूर्ण है, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे तब उन्होंने ये इंडियन ओपिनियन नाम का जो है चलाया था न्यूज़पेपर। ठीक है, इसकी शुरुआत 4 जून 1919 को हुई थी, वो 1903 को हुई थी। ठीक है, ये गांधी जी के संघर्ष का मुख्य पत्र बना था। ये अंग्रेजी, गुजराती, तमिल और हिंदी में छपता था। तो कहाँ इंडियन ओपिनियन छापा गया था, तो दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। अगला हरिजन, तो हरिजन का भी गांधी जी प्रकाशक थे। देखिए, बताता हूँ आपको, ये साप्ताहिक समाचार पत्र, ये भी क्या साप्ताहिक था। इसकी शुरुआत 1933 में हुई थी। इसका मतलब होता है भगवान के लोग, हरिजन, यानी कि हरि के जन, जन का मतलब होता है लोग। ठीक है, ये अस्पृश्यों के लिए गांधी जी का शब्द था। तो हरिजन शब्द किसने दिया था, गांधी जी ने दिया। किन के लिए, जो एससी कैटेगरी है ना, एससी एसटी, उनके लिए। ठीक है, इस पत्रिका के अलावा गुजराती में हरिजन बंधु और हिंदी में हरिजन सेवक भी प्रकाशित होते थे। अगला प्रश्न है, 1918 में किस क्षेत्र में गांधी जी ने कपास मिल श्रमिकों के बीच सत्याग्रह आंदोलन किया था। तो किन के बीच किया था, तो यहाँ से हमारा एकदम सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, अहमदाबाद मिल, जो मिल मजदूर थे कपास, उनके किया था। अगला है, 20 दिसंबर 1932 को महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू किया। तो आमरण अनशन शुरू किया, तो रैम से मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पुरस्कार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर होगा। देखिए, उसी जहां पर यरवदा जेल में ही आपको एक पॉइंट याद रखना है, यरवदा जेल में ही एक पैक्ट हुआ था जिसे गांधी अम्बेडकर नाम के जाना जाता है, पूना पैक्ट हुआ था। तो यरवदा जेल में हुआ था, 1932 में हुआ था। तो जब भी यरवदा जेल का नाम आए तो आपको ये गांधी अम्बेडकर पूना पैक्ट के नाम से जो विख्यात है वो आपको याद रखना है, कई बार पूछा जाता है। ऐसा प्रश्न बनता है कि गांधी पूना पैक्ट या फिर पूना पैक्ट कहाँ हुआ था, तो यरवदा जेल पुणे में हुआ था। अगला है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो काफी सरल प्रश्न है, आप सभी को पता हो, गोपाल कृष्ण गोखले थे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। अगला है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन सन में शुरू किया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात हो रही तो 1930 में शुरू किया था। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। तो ठीक है, तो यहाँ सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा 3, 1930। अगला है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गांधी जी ने फिनिक्स फार्म की स्थापना की थी। तो फिनिक्स फार्म की स्थापना आपको पता है साउथ अफ्रीका में की थी। कहाँ, साउथ अफ्रीका में की थी। लेकिन साउथ अफ्रीका में भी कहाँ की थी, जो डरबन में किया था कि जोहान्सबर्ग में किया था, केप टाउन में किया था, कहाँ किया था। ठीक है, ये प्रश्न। ठीक है, अगर प्रश्न ऐसे शहर में पूछ ले रहा है
थोड़ा सा प्रश्न जटिल हो जाता है। तो डरबन में किया था, कहाँ, डरबन में किया था। अब देखिए फिनिक्स फॉर्म है क्या, उससे संबंधित थोड़ा सा देख लीजिए, रोचक चीज है। देखिए इसकी स्थापना गांधी जी ने 1904 में की थी। तो 1904 में गांधी जी ने डरबन में, डरबन का साउथ अफ्रीका में, जो फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किया था। इतना समझ में आ गया। ठीक है, इसके बाद क्या है, अगला बिंदु कह रहा है गांधी जी ने 100 एकड़ जमीन खरीद कर इस बस्ती का निर्माण करवाया था। गांधी जी और उनका परिवार साल 1904 में इसी बस्ती में आए और साल 1914 तक भारत लौटने तक वहीं रहे। लगभग जब 1904 में गांधी जी ने फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की तो वहीं पर अपना घर बना लिया और अपने परिवार के साथ लगभग 10 साल रहे। 1904 से 1914 तक लगभग 10 साल रहे और फिर इसके बाद 1914 में क्या भारत आ गए थे। अगला है 1924 में महात्मा गांधी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। तो 1924 में तो गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कहाँ, बेलगांव, और ये बेलगांव कहाँ है, कर्नाटक में। ये प्रश्न काफी बनता है। तो ऐसा प्रश्न बनता है, एक प्रश्न ऐसा भी बनता है कि एकमात्र कांग्रेस की अध्यक्षता गांधी जी ने किस अधिवेशन के तहत किया था। तो ये बेलगांव अधिवेशन कब किया था, 1924 में। और बेलगांव कहाँ है, तो बेलगांव कर्नाटक में, ये भी याद रखना। अगला है महात्मा गांधी के सामाजिक आदर्शों को सबसे पहले सामने रखा गया था। तो सबसे पहले सामने हिंद स्वराज, ठीक है, हिंद, तो एक हमारा यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है महात्मा गांधी ने दमनकारी वृक्षारोपण प्रणाली के खिलाफ किसानों का विरोध करने हेतु प्रेषित करने के लिए कहाँ की यात्रा की। तो कहाँ की यात्रा की थी, तो यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, चंपारण की किया था। ठीक है, अगला है किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो कौन सी घटना के बाद, तो आपको सभी को पता, चौरी चौरा घटना के बाद। ठीक है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। और चौरी चौरा घटना कब हुई थी, तो चौरी चौरा घटना है 4 फरवरी 1922 को। डेट के साथ याद रखिएगा, डेट के साथ पूछी जाती है। ठीक है, 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुई थी। उत्तर प्रदेश में भी जगह गोरखपुर, वहां पे हुई थी। जिले में चोरा चौरी की घटना हुई थी। इस घटना में 22 पुलिसकर्मियों की क्या हो गई थी, मौत हो गई थी। तो गांधी जी ने समझा कि जो मैंने असहयोग आंदोलन चलाया है, ठीक है, 1920 में चलाया था, वो सोच रहे थे जो मैंने उन असहयोग आंदोलन चलाया है तो इससे क्या लोग भड़क रहे हैं, तो उन्होंने बंद कर दिया। अगला है प्रथम एंग्लो सिख युद्ध निम्न में से किस वर्ष में हुआ। तो प्रथम एंग्लो सिख युद्ध आपसे पूछा जा रहा है, तो ये हुआ था 1845-46। अब बहुत लोगों को देखिए एंग्लो का मतलब नहीं पता होगा। तो एंग्लो का मतलब आप कहीं भी अगर इतिहास में एंग्लो आता ऐसे भी लिखा रहता है, ठीक है, एंग्लो, एंग्लो ऐसा भी लिखा रहता है, ठीक है, तो इसका मतलब तो अंग्रेज, क्या एंग्लो का मतलब है अंग्रेज। तो ये पूछा जा रहा है प्रथम अंग्रेज और सिख युद्ध कब हुआ था, 1845 और 46 में ये युद्ध हुआ था। ठीक है, और इस युद्ध में क्या सिख हार गए थे। अभी देखिए मैं आपको बताता हूँ, प्रथम एंग्लो सिख युद्ध 1845-46 में हुआ था। तो प्रथम अंग्रेज और सिख का युद्ध 45 और 46 में हुआ था, 1845-46 में। यह युद्ध पंजाब के फिरोजपुर जिले के आसपास लड़ा गया था। यह युद्ध, इस युद्ध में सिख साम्राज्य की हार हुई। तो जो सिख थे वो हार गए थे और इस युद्ध की जो समाप्ति हुई थी लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे और वहीं से इस युद्ध की समाप्ति हुई थी। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न ये बनता है कि एंग्लो, ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किस एंग्लो सिख युद्ध के समय हुए थे। तो प्रथम एंग्लो सिख युद्ध जो कि 1845-46 में हुआ था, याद रखिएगा। अगला है कौन सा युद्ध विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण बना। देखिए विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण बना था तालीकोटा की लड़ाई। शायद जब तालीकोटा की लड़ाई हुई तो यहाँ से विजयनगर साम्राज्य पूरी तरह पतन हो गया था, वो बर्बादी हो गया था। और ये लड़ाई कब हुई थी, तो 26 जनवरी 1565 को हुई थी, याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य युग मराठाओं अंग्रेजों के बीच संधि सम्मेलन वर्ष सही सुमेलित नहीं है। देखिए सालबाई की 1782 इसमें हुई थी और बड़गांव का सम्मेलन 1779 ये भी सही है। बेसिन की संधि भी 1802 में हुई थी, लेकिन सूरत की लड़ाई 1785 में नहीं 1775 में हुई थी, 6 मार्च 1775 में। तो ये सुमेलित नहीं है, इसकी डेट गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2। अगला है तराइन का प्रथम युद्ध किसने जीता था। जो तराइन है उसका प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान ने जीता था। देखिए तराइन के 2 युद्ध हुए थे, 1191, 1192, ऐसे याद रखिए। ठीक है, 2 युद्ध हुए थे तराइन के। तो प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान
क्या हो गया था, जीत गया था। और दूसरे युद्ध में जो मोहम्मद गौरी जीता था और पृथ्वीराज चौहान को बंधक बना लिया था। ठीक है, देखिए तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। इसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई और यह युद्ध 1191 में लड़ा गया था। ठीक है, अगला है कन्नौज की लड़ाई किसके बीच की लड़ी गई थी। जो कन्नौज की लड़ाई थी किसके बीच, तो ये लड़ी गई थी शेर शाह और हुमायूं के बीच। किसके बीच, शेर शाह और हुमायूं के बीच जो लड़ी गई थी। ठीक है, तो कन्नौज का युद्ध 17 मई 1540 को कन्नौज उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। इस युद्ध को बिलग्राम के युद्ध से भी जाना जाता है। तो अगर कन्नौज का युद्ध पूछे, ये बिलग्राम का युद्ध पूछे, तो नाम एक ही है। ठीक है, जहां से हुमायूं की हार हुई थी और हुमायूं यहाँ हार गया था और 1540 में ये युद्ध हुआ था और जो शेर शाह सूरी था जीत गया था। अगला है राजा पोरस और सिकंदर महान में ने कौन सी लड़ाई लड़ी। तो कौन सी लड़ाई लड़ी, तो हाइड स्पेस की लड़ाई लड़ी थी। दूसरा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देखिए हाइड हाइड स्पेस की लड़ाई, देखिए महत्वपूर्ण जानकारी इसके बारे में आपको देना चाहता हूँ। राजा पोरस और सिकंदर ने हाइड स्पेस की लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, यह लड़ाई 326 ईसा पूर्व में हुई थी। इस लड़ाई को झेलम की लड़ाई या झेलम की पहली लड़ाई भी कहा जाता है। तो इसका उपनाम है, उपनाम अधिकतर पेपर में इस समय पूछ रहा, ट्रेंडिंग में है। ठीक है, यह लड़ाई पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के झेलम नदी के किनारे हुई थी। अगला है खानवा का युद्ध बाबर ने किसके विरुद्ध में लड़ा था। तो खानवा का युद्ध राणा सांगा के लड़ा था। ठीक है, और ये 1527 में हुआ था जिसमें बाबर जीत गया था। देखिए अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। खानवा बाबर ने मेवाड़ के राजा राणा सांगा के खिलाफ लड़ा था। यह युद्ध 16 मार्च 1527 को आगरा से 35 किलोमीटर दूर खानवा गांव में हुआ था। इस युद्ध में बाबर ने तोपखाने बंदूकों के बल पर सिर्फ 10 घंटे में राणा सांगा की सेना को हरा दिया। इस युद्ध में बाबर ने गाजी की उपाधि मिली। तो बाबर को गाजी की उपाधि कहाँ से मिली थी, खानवा के युद्ध से मिली थी। ठीक है, और राणा सांगा ने दिल्ली सल्तनत पर कवच इब्राहिम लोदी को हराने की मंशा से बाबर को आमंत्रित किया था। देखिए इसके पीछे की स्टोरी है, आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए क्या इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ऐसा ये हुआ था कि जो राणा सांगा थे वो इब्राहिम लोदी को हरा नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने बाबर को क्या लिखा, खत खत लिखा। बाबर अफगान था, ठीक है, उसको खत लिखा कि इधर आओ, यहाँ पर है ये जो राजा है इसको हरा दो। तो राणा सांगा को लग रहा था कि ये बाबर आएगा, इब्राहिम लोदी को हरा देगा और यहाँ से चला जाएगा, तो फिर भारत में मैं कब्जा कर लूंगा। ठीक है, यानी कि दिल्ली पर मैं कब्जा कर लूंगा। ठीक है, लेकिन हुआ उल्टा। बाबर आया, इब्राहिम लोदी को 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया और वो उसको भारत इतना अच्छा लगा कि वो छोड़ के जा ही नहीं रहा था। वो वहीं पर रुक गया, भारत में ही रुक गया और उसने 1527 में राणा सांगा के विरुद्ध में लड़ाई की लड़ी और वो जिसे आपको मैंने बताया खानवा का युद्ध कहते हैं और वो बाबर जीत गया। ठीक है, यानी कि राणा सांगा जो पासा था वो उल्टा पड़ गया। अगला है 1764 में की लड़ाई हुई थी। 1764 में किसकी, ये बक्सर की लड़ाई हुई थी। किसकी लड़ाई हुई थी, ये बक्सर की लड़ाई हुई थी। तो यहाँ से हमारा 2 इसका सही उत्तर होगा। देखिए बक्सर की लड़ाई की कुछ महत्वपूर्ण, ये बक्सर की लड़ाई हुई किसके किसके बीच थी, कब हुई थी, ये आपको जानने के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो बक्सर की लड़ाई 22 अक्टूबर 1764 को हुई थी। डेट आप लोग ये भी नहीं याद रखें चल जाएगा, लेकिन 1764 याद रखिएगा। ठीक है, यह लड़ाई मुगल साम्राज्य, अवध, बंगाल, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ी गई थी। इस लड़ाई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी। ठीक है, और एक साइड तक क्या था, ब्रिटिश इंडिया ईस्ट कंपनी थी यानी कि अंग्रेज थे, और एक साइड जो हमारे यहाँ के बंगाल थे, अवध थे, ये सब मिलके मुगल साम्राज्य थे, ये सब मिलके लड़ रहे थे। और इस लड़ाई में जो ब्रिटिश इंडिया का जो सेनापति था यानी कि सेना की कमांड थी वो मेजर हेक्टर मुनरो के पास थी। इस लड़ाई में बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब और मुगल बादशाह शाह आलम दोती की सेनाएं थी। इस लड़ाई के बाद 1565 में इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर हुए और यह युद्ध समाप्त हो गया। तो बक्सर की लड़ाई कब समाप्त हुई, इलाहाबाद संधि पर हस्ताक्षर हुए। अगला है प्रारंभिक वैदिक काल में निम्नलिखित में किस नदी के तट पर दशराज युद्ध हुआ था। दशराज युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऋग्वेद में इसका उल्लेख है। तो ये परस्परी नदी के किनारे हुआ था। ठीक है, परस्परी नदी के इस समय नाम क्या है, राबी नदी है। मैं भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बताऊंगा। देखिए प्रारंभिक वैदिक काल में परस्परी नदी के तट पर 10 राज युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, इस युद्ध
यह युद्ध जो था भारत के राजा सुदास और 10 राजाओं के बीच लड़ा गया था। तो भारत के राजा थे, उनका नाम था सुदास, और एक साइड 10 राजा थे, वो लड़ा गया था। इस युद्ध में भारत की जीत हुई थी। जो भारत के राजा सुदास थे, इनके जीत हुई थी। इस युद्ध का जिक्र ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। तो इसका इंपॉर्टेंट है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राज युद्ध का उल्लेख मिलता है। वैदिक काल में परुष्पणी नदी का आधुनिक नाम रावी नदी या इरावती नदी है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि परुष्पणी नदी वर्तमान में किस नदी का आधुनिक नाम था, या फिर पौराणिक नाम था, वैदिक नाम था। तो इरावती या रावी नदी। अगला है, सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा गया। तो किसे? मेगास्थनीज को भेजा गया था, और इसने अपनी एक पुस्तक लिखी, पुस्तक बहुत विख्यात है, इंडिका। अगला है, मोरक्को से कौन भारत आया था? तो मोरक्को से कौन? इब्न बतूता आए थे, याद रखिएगा। तीसरा हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला है, अल बरूनी फारसी विद्वान किस आक्रमणकारी के साथ अफगानिस्तान और भारत आया था? तो किसके साथ आया था? तो यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, महमूद गजनी के साथ आया था। ठीक है। अगला है, भारतीय इतिहास के मध्यकाल के दौरान दक्कन का दौरा करने वाले रूसी यात्री ने मोहम्मद तृतीय के तहत बहमनी साम्राज्य की स्थिति का वर्णन किया था। तो यहाँ से हमारा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर हमारा 2। ठीक है, अथानियस निकितन, 2 हमारा सही उत्तर होगा। चीनी यात्री फायान किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो उस समय शासनकाल किसका था जब चीनी यात्री जो है भारत आया था? जिसका नाम था फायान। तो उसका समय चंद्रगुप्त सेकंड का शासनकाल था। किसका? चंद्रगुप्त सेकंड का शासनकाल था, याद रखिएगा। अगला है, मध्यकालीन भारत के यात्रियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने विजयनगर साम्राज्य के शासन और लोगों को संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया? किसके द्वारा? तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ से सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, डुआर्ड बारबोसा, एक हमारा सही उत्तर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से विदेशी यात्रियों में से कौन अपने संबंधित देश से सही मेल से ढंग नहीं खाता जिससे वे रहते हैं? तो देखिए, अलबर्नी उज्बेकिस्तान का था, ये भी ठीक है, और इब्न बतूता जो था मोरक्को का, ये भी ठीक है, और मार्को पोलो इटली का था, लेकिन पीटर मुंडी चीन का नहीं था, इंग्लैंड का था। ठीक है, इंग्लैंड का था। कहाँ का था? इंग्लैंड का था। अगला, पीटर मुंडी किस देश के थे? देखिए, अभी ये मैंने आपको बताया, इंग्लैंड का था। ठीक, एक यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा फ्रांसीसी यात्री जो उसने जो देखा उसका लेखा जोखा लिखा अक्सर भारत की तुलना यूरोप की स्थिति से करता था? वह राजकुमार दाराशिकों के चिकित्सक के रूप में मुगल दरबार से निकटता से जुड़ा था। तो हिंट दी जा रही है, वो कौन था, उसका नाम क्या था? तो इस हिंट के आधार पर मैं बताऊंगा आपको, फ्रांसवा वार्नियर। यहाँ से हमारा 4 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, करावुस विदेशी तीर्थयात्री जिसने हर्षवर्धन के दरबार में समय व्यतीत किया वह था? तो वह था, कौन सा था? तो आपको इसमें सही उत्तर बताना है। तो ह्वेनसांग था। कौन सा? ह्वेनसांग था, याद रखिएगा। अगला है, मानव जाति के लिए कोई धर्म, कोई जाति नहीं, कोई भगवान नहीं का नारा किसने उठाया था? तो किसने दिया था कि मानव जाति के लिए कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है, कोई भगवान नहीं है? ये नारा किसने उठाया था? तो यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, सहोदरन अय्यपन। ठीक, एक हमारा सही उत्तर होगा। अगला है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया नारा कौन सा? दिया गया नारा कौन सा था जो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था? तो आलस्य को दूर करो। अगला है, निम्नलिखित में किस समाज सुधारक ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था? तो वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती जी ने दिया था, याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में किस समाजवादी कांग्रेसी नेता ने भारत छोड़ो का नारा दिया था? तो भारत छोड़ो का नारा किसने किया? ऑप्शन नंबर 2, यूसुफ मेहर अली जी के द्वारा दिया गया था। ठीक है। अगला है, किसने नारा दिया कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा दिया गया था। अगला है, एक नाटक में कहा, ठीक है, एक नाटक में कहा गया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा। तो यह नारा किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने दिया था? ठीक है, तो किसके द्वारा दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर 2, बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा दिया गया था। अगला है, राजनीतिक स्वतंत्रता ही राष्ट्र की जीवन की सांसें हैं, यह नारा निम्न में से किसने दिया था? तो यह नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो 287 का हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, अरविंद घोष जी के द्वारा दिया गया था। अगला है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया, किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो हसरत मोहानी के द्वारा। 4 हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न,
करा है जय जवान जय किसान का नारा, तो आप सभी को पता होगा किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था जय जवान जय किसान का नारा। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था, यानी कि करो या मरो, डी और डाई, तो किसने दिया था, ये महात्मा गांधी ने दिया था। अगला है जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन ने की मांग को औपचारिक रूप दिया था, तो किसकी मांग को औपचारिक रूप दिया था, तो ऑप्शन नंबर 2 पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता, दो सही उत्तर होगा। अगला है सुभाष चंद्र बोस में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने, तो कब बने थे, तो ये बने थे 1938 में। कब बने थे, 1938 में। क्या कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे, इसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था क्योंकि गांधी जी क्या थे, नाराज थे, तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। फिर अपना स्वयं का फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में उन्होंने शुरू किया था। ठीक है। अगला शहर में जलियांवाला हत्याकांड की निंदा करने के लिए किसकी अध्यक्षता में आईएनसी का अमृतसर अधिवेशन आयोजित किया गया, तो ये मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट थी। अगर आपसे वहीं पर पूछता प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो आपको सरोजिनी नायडू बताना है, लेकिन आपसे पूछ रहा प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट सही उत्तर होगा। अगला है 1905 में किस कांग्रेस अधिवेशन ने बंगाल के लिए स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया, तो किसके, तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 बनारस। ठीक है, याद रखेगा। अगला है 20 सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन निम्न में से किस स्थान पर हुआ, तो किस स्थान पर हुआ, तो ऑप्शन नंबर 30 कलकत्ता स्थान पर हुआ था। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1937 के फैजपुर अधिवेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो जो कथन है विचार करना। पहला कथन है इसने किसानों के कल्याण की मांग उठाई। दूसरा कथन कह रहा है यह अधिवेशन में संविधान का सभा का विचार रखा गया। तो ये दो कथन है, तो दोनों कथनों में से कौन सा सही है, तो दोनों कथनों में से हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा 1 और 2, यानी कि दोनों कथन क्या है, सही है पूर्ण रूप से। ठीक है। अगला है निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन आईएनसी सत्र के अध्यक्ष थे, तो जो आईएनसी सत्र बनाया गया था तो उसके अध्यक्ष कौन थे, तो ऑप्शन नंबर दूसरा 1 3 4, 1 3 4, यानी कि 1 3 4, यानी कि ए हुम थे, जॉर्ज जूल था, सर हेनरी कॉटन था। ठीक है, 3 लोग थे। अगला प्रश्न है तराइन का प्रथम युद्ध किसने जीता, तो आपको तराइन का प्रथम युद्ध किसने जीता, तो पृथ्वीराज चौहान ने जीता था 1191 में। फिर इसके 1192 में फिर हुआ था, जो कि शेरशाह जीता था। कौन जीता था, मोहम्मद गौरी जीता था। ठीक है। अगला है अब आपके लिए देखिए 50 क्वेश्चन आज डेली की भांति हो गया। इसके बाद एक वीडियो और आपका 50 क्वेश्चन का आएगा। ठीक है, तो आपको टोटल हो जाएंगे 350 क्वेश्चन, और 350 क्वेश्चन लूसेंट के हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके बाद में एक वीडियो जो है पूरा ऑलरेडी पूरा बना के अपलोड कर दूंगा, जिसमें से आपको एक पूरा संग्रह मिल जाएगा। तो हमारे आपके लिए प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट में देना है, निम्न में से किस समाज सुधारक ने वेदों की लौटो का नारा दिया था, इसका उत्तर देना है। दूसरा है राजनीतिक स्वतंत्रता ही जीवन की सांसें हैं, यह नारा किसने दिया था। ये सारे उत्तर आपको कमेंट में देने हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।